मैं इस कदर खुददार हूँ कि जिस हाल में भी रहूँ, जब भी पूछोगे कि कैसी हो, तो यही सुनने को मिलेगा कि मैं ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूके आने का शौक़ लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़नेस की हद तक है। इस बारे में बहुत सारी आप लोगों के साथ मैंने स्टोरीज़ शेयर की, जिसमें कि लोग अपना घर-बार, अपना रुपया पैसा, अपनी गाड़ियाँ, ज़मीनें, जायदादें सब कुछ बेच देते हैं। और कुछ लोग तो अपने बच्चों के रिश्ते इस हद तक मतलब कॉम्प्रोमाइज़िंग की सिचुएशन में जाके करते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ तक तबाह हो जाती हैं। लेकिन आज आपके साथ यूके आने वाले एक ऐसे शख्स की मैं स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक आपके दिल को थोड़ा उदास भी कर देगी। अपनी नौइयत की एक बड़ी ही अनोखी किस्म की ये दास्तान है और ये एक रियल स्टोरी है। इस बंदे का नाम आप लोग अगर गूगल में जाके सर्च आउट करेंगे तो आपको इसके बारे में विकिपीडिया में फुल डिटेल्स भी मिल जाएँगी। और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इस बंदे की जो लाइफ स्टोरी है ना, उसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं। बॉलीवुड वाले भी उससे इंस्पायर हुए हैं और इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं। ये कहानी है मेहरान करीमी नासरी की, जो कि 1945 में पैदा हुआ और इसके फादर का नाम अब्दुल करीम था, जो कि प्रोफेशनली एक डॉक्टर था। और ये लोग ईरान में रहते थे। बेसिकली ये लोग ईरानी थे और इस शख्स का ये कहना था कि इसकी माँ जो है वो एक स्कॉटलैंड में नर्स थी, यानी कि वो एक स्कॉटिश नर्स थी, जो कि इसका फादर चूँकि एक डॉक्टर था और वो ये वहाँ पे एक कंपनी में एक जॉब कर रहा था एज ए डॉक्टर। और इसका ये कहना था कि भी इसकी माँ वहीं पे उसी कंपनी में एक नर्स थी और एक स्कॉटलैंड से उसका ताल्लुक़ था। कुछ हक़ाइक़ के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इसकी माँ स्वीडिश थी, लेकिन जो बेसिक एक रियलिटी है ना, वो ये है कि इसकी माँ ईरानी ही थी और एक हाउसवाइफ थी। बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 1977 में, जबकि ईरान में कुछ हंगामे वगैरह हुए और उसके नतीजे में ना काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और इसमें मेहरान करीमी नासरी भी शामिल था। अब जी ये मुख्तलिफ़ ममालिक में फिरता रहा और यूरोपियन कंट्रीज़ में से होता होता इसका टारगेट ये था कि भी चूँकि इसकी माँ ये सोचता था कि भी इसकी माँ जो है वो एक स्कॉटिश है, तो ये समझता था कि भी मैं एक ब्रिटिश पर्सन हूँ, तो इस वजह से क्या है कि भी मुझे ना यूके में एंट्री मिल जानी चाहिए। और इस वजह से क्या कि भी ये डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ से होता होता ना इसकी कोशिश ये थी कि भी मेरे पास चूँकि अब कोई मुल्क नहीं है रहने के लिए और मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है और इसको ये था कि भी मैं वहाँ पे जाके ना असाइलम अप्लाई कर दूँगा। अब ये चूँकि डिफरेंट कंट्रीज़ में से होता होता जो था वो यूके पहुँच रहा था। पहले जी इसको वहाँ पे ना बेल्जियम में स्टे मिल गया और बेल्जियम में इसने असाइलम अप्लाई कर दिया और वहाँ पे ये एज ए रिफ्यूजी रहता रहा। लेकिन क्या कि भी इसको ना बेल्जियम का लाइफस्टाइल पसंद नहीं आया, या कह लें कि ये वहाँ पे रहना ही नहीं चाहता था और अंदर से जहन में यही चल रहा था कि चूँकि मेरी माँ एक स्कॉटिश थी और मैं चूँकि एक ब्रिटिश औरत का बेटा हूँ, तो इस वजह से मुझे यूके की नेशनैलिटी मिलनी चाहिए, ये मेरा बुनियादी हक है। बहरहाल जी इसने 1988 में ना इसने दोबारा से ट्रैवल करना शुरू किया और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग क्या था कि इसके ना पेपर्स, यानी कि जो बेल्जियम से इसको एक वहाँ पे रहने का स्टेटस मिला हुआ था ना, जो असाइलम सीकर था और इसको वहाँ का असाइलम मिला हुआ था, वो इसने ना पेपर्स इसके लॉस्ट हो गए। अब ये पेपर्स बाज़ लोग कहते हैं कि भी इसका बैगेज लॉस्ट हुआ था, तो उसमें इसके पेपर्स जो थे वो गुम हो गए और कुछ लोग कहते हैं कि इसने जानबूझ के अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे ना वो ये शो ऑफ़ किया कि भी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, मेरा पासपोर्ट वगैरह वो कहीं मिसप्लेस हो गया है। अब जी ये जो बंदा था ना, ये बेल्जियम से जो था वो फ्रांस आ गया, यानी कि फ़्रांस आके इसको पता चला पेरिस के एयरपोर्ट के ऊपर कि भी मेरा ना पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है। और ये पेरिस के ही वेटिंग एरिया, जो ट्रैवलर्स के लिए एक वेटिंग एरिया होता है ना, वो लोग जो कि ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि भी एयरपोर्ट पे ना अगर फ़्लाइट लेट हो जाए तो वहाँ पे बैठने के लिए एक जगह होती है
एक उन्होंने एरिया सा बनाया हुआ होता है जहाँ पे कि आप की फ़्लाइट आने तक का ना, यानी कि उसका जब तक टाइम नहीं हो जाता आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। और बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है अगर किसी को 12 घंटे 15 घंटे या 20 घंटे की फ़्लाइट डिले है और उसको वेट करना पड़ जाए, तो एक तरह से अजाब ही बन जाता है। जो सफ़र होता है ना, वो उसके लिए अजाब से कम नहीं होता। लेकिन जी अब इस बंदे ने ना, आप सोचें कितना अरसा वहाँ पे उस वेटिंग एरिया में गुजारा होगा। मेहरान करीमी नासरी ने कोई एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना या 1 साल नहीं, बल्कि 18 साल उस वेटिंग एरिया में, जो कि ट्रैवलर्स के वेटिंग के लिए होता है, वहाँ पे एक बेंच, रेड कलर का एक बेंच था, उसके ऊपर बैठ के पेरिस के एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया में अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजार दिए। चूँकि इसके पेपर्स लॉस्ट हो चुके थे, इसके पास कोई आईडी नहीं थी और ये अपने आप को ईरानी मानता नहीं था। यानी कि इसने डिनायल पोजीशन पे चला गया था कि मैं ईरानी नहीं हूँ, मेरा उस मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं वहाँ से निकाल दिया गया हूँ, अगर मैं वहाँ पे वापस गया तो मेरी जान को ख़दशा है। और किसी और कंट्री की इसके पास नेशनैलिटी नहीं थी, तो ये चाहता था कि इसको ना किसी तरीके से यूके में एंट्री मिल जाए। लेकिन अब जब ये पेरिस पे आया, तो वहाँ के एयरपोर्ट पे इसके बकौल इसके कि जी इसके डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो चुके थे, तो इसको पेरिस में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि इसका टारगेट ये था कि ये पेरिस यानी कि फ़्रांस के रास्ते आगे जो था ये यूके में एंटर होना चाह रहा था। अब जब ये यूके के एयरपोर्ट पे आता था, तो चूंकि इसके पास कोई पेपर्स नहीं थे, कोई आईडी नहीं थी, तो इसलिए इसको यूके में भी एंट्री नहीं मिल रही थी। और वो लोग इसको दोबारा से पेरिस के उसी एयरपोर्ट पे वापस भेज देते थे जहाँ से ये आया होता था। तो इस बंदे ने ना, आप लोग यकीन माने, अपनी ज़िंदगी के 18 साल एक रेड बेंच के ऊपर बैठ के वहाँ पे पेरिस के एयरपोर्ट पे इस इंतज़ार में गुजार दिए कि कभी ना कभी तो मुझे जो है वो यूके में एंट्री मिलेगी। चूँकि मेरी माँ स्कॉटिश थी, तो इस वजह से क्या है कि मुझे यूके में असाइलम मिल ही जाना चाहिए। वहाँ पे उस एक रेड बेंच के ऊपर इसका एक बैग था जिसमें कि इसके चंद कपड़े थे और इसका ज़रूरी सामान था। एक डायरी इसके हाथ में हुआ करती थी जहाँ पे कि ये लोगों को आते जाते देखा करता था और अपने जो ख़यालात थे उन लोगों के बारे में लिखा करता था। जो लोग वहाँ पे ट्रैवल किया करते थे, अगर किसी का लॉन्ग वेटिंग आवर होता था तो वो लोग आके इसके पास बैठ के बातें वगैरह भी किया करते थे। और कुछ लोग इस पे तरस खा के इसको अपने साथ खाना भी खिला दिया करते थे। कुछ लोग इसको वहाँ से मतलब उसकी हेल्प कर देते थे, तो वहाँ से ये मैकडॉनल्ड का बर्गर लेके या कुछ इस तरह से जो भी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल होती थी ना, वो लेके ये खा लिया करता था। वहीं पे ये एयरपोर्ट का वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किया करता था और उसी रेड बेंच के ऊपर ये सो भी जाया करता था। वहाँ पे आने जाने वाले मुसाफिरों से, जो कि बड़ी ही फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और बार बार उनका मतलब कहीं कहीं आना जाना होता है, तो उन लोगों के साथ इसकी दोस्तियाँ भी हो गई। वहाँ के अमले के साथ भी इसकी अलैक्स लैक हो गई और उनके साथ बातें वगैरह किया करता था। लेकिन क्या कि इसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल उसी एक बेंच के ऊपर अपनी डायरी में लिखते हुए गुजार दिए। 1988 से लेके 2006 तक ये बंदा ना उसी एक रेड बेंच के ऊपर बैठा रहा और लोगों को आते जाते देखता, अपनी डायरी के ऊपर लिखता और अपनी ज़िंदगी इसने वहीं पे गुजारी। फिर इसकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई तो इसको पेरिस के एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन इसकी ज़िद थी कि भी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ना उसी बेंच के ऊपर गुजारनी है। एहतजाजन ये वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ चैरिटी वाले आए, वो भी पेरिस से ही उनका ताल्लुक़ था। वो लोग इसको ले गए कि भी इसकी हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है। लेकिन जब भी इसकी कंडीशन जो थी वो बेटर होती थी, तो ये दोबारा उसी रेड बेंच के ऊपर पेरिस के उसी एयरपोर्ट के ऊपर आके फिर से बैठ जाता था। और आखिरकार 2022 में इस बंदे की ना डेथ हो गई और ये इस जहान फ़ानी से इस इंतज़ार में कूच कर गया कि मुझे कभी ना कभी यूके में एंट्री मिल ही जाएगी। इसकी ज़िंदगी के दौरान ड्रीम वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी ने इसको कोई तकरीबन यूएस डॉलर 275,000 यानी कि 275,000 यूएस डॉलर्स इसको पे किए, इससे ये इजाज़त लेने के लिए कि इसकी ये जो स्टोरी है वो अपनी इस जो ये कंपनी की बुक है ना उसमें ये शाया करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने उसको अच्छी खासी रकम भी पे की। और इस बंदे की ना इस बात के ऊपर कि इसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल वहाँ पे उस रेड बेंच के ऊपर
गुजारे। 1993 में एक फ़्रेंच फ़िल्म इसके ऊपर बनी और उसका नाम था जी लॉस्ट इन ट्रांज़िट। वो इसी की लाइफ़ स्टोरी से इम्प्रेस होके ये मूवी बनाई गई थी। आप लोग चाहें तो इस मूवी को भी देख सकते हैं, आप लोग चाहें तो इस कंपनी की ये बुक भी पढ़ सकते हैं कि भी मेहरान करीमी नासरी जो है, इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल एक रेड बेंच के ऊपर पेरिस के एयरपोर्ट पे बैठ के इस इंतज़ार में गुजार दिए कि इसको जो है वो यूके में एंट्री मिल जाएगी। आल्दो के इस पूरे 18 साल के टाइम पीरियड में बेल्जियम ने इसको दोबारा से अपने पास बुला लिया कि ये अगर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स और के साथ वहाँ पे इन पर्सन आके दोबारा से ये एंट्री चाहता है तो इसको मिल जाएगी। लेकिन चूंकि इसको बेल्जियम का लाइफस्टाइल पसंद नहीं था तो इस वजह से क्या कि भी इसने बेल्जियम दोबारा जाना पसंद नहीं किया। पेरिस वालों ने भी इसको ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे रह लें, उनको उसको वहाँ पे ना पेरिस की नेशनैलिटी यानी कि फ्रेंच की नेशनैलिटी देने की ऑफ़र की गई, लेकिन इसने वो भी कबूल नहीं की, ये कहते हुए कि भी मेरी माँ स्कॉटिश थी तो इसलिए मुझे यूके में ही एंट्री चाहिए। और आखिरकार 12 नवंबर 2022 में मेहरान करीमी नासरी इस दुनिया से चला गया इस इंतज़ार में कि इसको यूके में एंट्री मिल जाएगी। बहरहाल जी बाद में इसने अपना नाम जो था इस सारे टाइम पीरियड के दौरान बीच में करके कहीं चेंज भी कर दिया था इस मतलब ख्वाहिश में कि मैं एक ब्रिटिश हूँ और मुझे यूके में एंट्री मिल जाएगी, इसलिए इसने अपना नाम तब्दील करके एल्फर्ड मेहरान रख लिया था और बाद में इसको फिर सर एल्फर्ड मेहरान के नाम से भी जाना गया। मुझे भी जब इस बंदे के बारे में पता चला तो मैंने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ इसकी पूरी स्टोरी को एक्सप्लोर किया कि आखिर कौन है ये बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल एयरपोर्ट के ऊपर ही गुजार दिए इस इंतज़ार में कि भी उसको यूके में एंट्री मिल जाएगी। और इसे आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भी आप लोग देखें लोगों में किस हद तक क्रेज़ पाया जाता है यहाँ पे यूके में आने का, यहाँ पे आके रहने का और यहाँ पे आके सेटल डाउन होने का। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों या इंडियंस के अंदर ही नहीं है बल्कि ये दुनिया में तकरीबन हर दूसरे इंसान के अंदर ये क्रेज़ पाया जाता है। और इस शख्स में तो इस हद तक ये क्रेज़ जो था वो तूल पकड़ चुका था कि अब इसने अपनी सारी ज़िंदगी जो थी वो एयरपोर्ट के ऊपर ही गुजार दी। तो अपनी ज़िंदगियों को ला हासिल के पीछे ज़ाया मत करें। ज़िंदगी इंसान को एक ही मर्तबा मिलती है और अपनी ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए एक प्रोडक्टिव वे में गुजारें। जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।